नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से कराना चाह रहे हैं जो बचपन में बहुत तोड़फोड़ किया करते थे। माँ की बहुत मार खाई है। माँ का सपना था कि वो खुद यूपीएससी क्रैक करे, लेकिन उनका सपना को उनके खुद के बेटे ने पूरा किया। 50 से ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुके हैं। पीसीएम में गए वो, उसमें मन नहीं लगा उनका। जुडिशरी में जाना चाहते थे, उसमें मन नहीं लगा। उसके बाद वकालत करने का शौक़ था, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा समय तक उनका मन नहीं लगा। और इसके अलावा अलग अलग एग्ज़ाम उन्होंने दिया, लेकिन यूपीएससी उन्होंने क्रैक किया। अपनी माँ का सपना पूरा किया। मंदिर जाने का बहुत शौक़ रखते हैं। भगवान के ऊपर अटूट आस्था है उनकी। मैं बहुत स्वागत करता हूँ 2021 बैच के आईएएस अधिकारी वासु जैन साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार। दिल्ली लिए चलता हूँ सर। 22 लोगों का संयुक्त परिवार। आज हम देखते हैं वाइफ, हस्बैंड, उनके 2 बच्चे। संयुक्त परिवार कहीं खो से गए हैं। आपका परिवार, मैंने सुना है 22 लोगों का परिवार है सर, और आज भी सब एक साथ हैं, साथ साथ हैं। जी, दिल्ली में अम्मा बाबा पापा सब आए थे। तो पापा लोग 4 भाई हैं और सबके 3-3 बच्चे हैं। तो उस हिसाब से 22 लोग हैं और अभी साथ में हैं। काम अलग है, चारों भाइयों के काम अलग है, बट रहते सब एक साथ हैं। सब एक साथ शाम को बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो अच्छा है। उन 22 लोगों में भी बच्चों में सबसे बड़ा अगर कोई है तो आप ही हैं, मैंने सुना है सर। हाँ, तो सबसे बड़ा मतलब पापा बोल दो सेकंड नंबर के हैं, ताऊ जी हैं, बट सबसे बड़ा मैं हूँ। तो उसकी अलग जिम्मेदारी हैं और उसके अलग फ़ायदे भी हैं। सबसे ज़्यादा प्यार मेरे को मिला है पूरे परिवार में, क्योंकि पहला लड़का हुआ था। इसके अलावा सर मैं स्कूल्स की बात करता हूँ। दिल्ली में ही स्कूलिंग हुई आपकी। स्कूल लाइफ में पढ़ाई में बहुत शार्प नहीं थे, टॉपर नहीं थे। क्या शुरू में मन नहीं लगता था, या बचपन में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि परिवार में लड़का मतलब सबकी आंखों का तारा, मस्ती कर रहे हैं तो अगर माँ मना भी कर रही तो ताऊ जी सपोर्ट कर दे रहे हैं, घर के और कोई बुज़ुर्ग सपोर्ट कर दे रहे हैं। माँ की मार भी बहुत खाई, सुना मैंने। हाँ, वो तो है। जब छोटा था तो पढ़ाई के चक्कर में खूब पिटाई तो हुई है, पर पिटाई का अंजाम ये रहा कि पढ़ाई में अच्छे खासे नंबर आए, ठीक ठाक रहे हम। कभी ऐसे पढ़ाई में पीछे नहीं रहे, या मतलब पढ़ाई का नतीजा रहा, पढ़ाई में अच्छे नंबर आए हमेशा। उस समय क्या सर, मतलब बहुत लंबे समय तक ये देखा जाता था कि अगर लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा है 10th में तो उसको पीसीएम दिला दो, बिटिया पढ़ाई में अच्छी है तो उसको बायो दिला दो। मतलब सेट था एजेंडा घर वालों का, इंजीनियर वर्सेस डॉक्टर। आपने भी पीसीएम लिया था सुना मैंने, लेकिन पीसीएम कंटिन्यू करा नहीं सर, क्योंकि पीसीएम ये माना जाता था कि उस समय इंजीनियर बनना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाया? उसके कई कारण थे। पहला कारण तो यही था कि पीसीएम लेने का ये कारण था कि क्योंकि अच्छे नंबर आए हैं, तो अच्छे नंबर का बाय डिफ़ॉल्ट मतलब है साइंस लेना, चाहे उसमें इंटरेस्ट हो ना हो। तो साइंस अच्छा सब्जेक्ट था, बट मेरा थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन ह्यूमैनिटीज़ की तरफ था, सोशल साइंस की तरफ था, तो वो नहीं हुआ, वो नहीं मिला। दूसरा ये था, जब पीसीएम लिया, 1-2 कोचिंग में ज्वाइन करा, क्योंकि फिर आईआईटी देना था, ऐसा बड़ों ने बताया था, टीचर्स ने बताया था, बाकी सब लोगों को देखा था, तो कोचिंग ज्वाइन करा। कोचिंग में जब गया तो वहाँ पे मुझसे हो नहीं पाया, इतना कंपटीशन था, इतना डर था, इतने लोग थे। तो वो सब चीज़ें देख के बस वो छूट गया। और फिर पीसीएम से थोड़ा मन ये इतना क्लियर हो गया, पीसीएम की डायरेक्शन में आगे करियर नहीं बनाना है। सर एक बहुत बड़ा धक्का होता है एक माँ बाप के लिए कि भाई बेटा बोले अब पीसीएम में मेरा मन नहीं लग रहा है, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ। उस समय आपके घर में भी ऐसा कुछ हुआ था कि जब आपने कहा कि अब पीसीएम मेरे से नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगा? जब पहले मैं बताया कि मेरे को कोचिंग में नहीं जाना है, मैं ये आगे परस्यू नहीं करूँगा, तो पूरे घर वाले मतलब ऐसे हो गए। पापा लोग 4 भाई हैं, चारों ऐसे हो गए, किसी तरह इसमें कंटिन्यू कराएं। लालच देते थे, प्रलोभन देते थे कि तू कोचिंग के बाद वहाँ मॉल घूमने जा, तेरे को पैसे देंगे, वो सब देंगे। बट अब बस हो गया, वो नहीं होना था। और दूसरा ये था, जब मैं बताया कि मेरे को लॉ करना है, उस टाइम पे दूसरा वो बम फूटा कि ये तो काला कोट पहन के, काला छाता लेके नोटरी करेगा। तो पूरा परिवार ये था कि इससे अच्छा तो कुछ भी और कर ले। वकीलों के ऐसी धारणाएं हैं, कपड़े की दुकान है हमारी, यहीं बैठ जा। ऐसा तो नहीं बोले सर? ये बिल्कुल ये था कि इससे अच्छा तो दुकान पे बैठ जा, हमारा काम धंधा है वो कर ले, कहाँ झूठ बोलता फिरेगा, तेरे को झूठ बोलना नहीं आता है, तो क्रिमिनल्स का कनेक्शन रखेगा। तो वकीलों, जब मैं बोला लॉ करना, तो उसका बहुत विरोध था घर में, बट उसमें मम्मी ने सपोर्ट करा। और फिर धीरे धीरे सब लोग, जब मेरी उसमें रैंक आ गई तो सब लोग फिर मान ही गए, अच्छा कॉलेज मिला है तो मान ही गए।
वकालत का सफ़र कैसे आगे बढ़ा सर फिर? मैंने 11th में डिसाइड करा कि मेरे को लॉ करना है। मैंने फिर आगे 12th में क्लैट की तैयारी करी, और जब मैंने क्लैट दिया मेरी उसमें अच्छी रैंक आई, मेरे को अच्छा कॉलेज मिला। फिर गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। उस दौरान मतलब पूरा परिवार एक तरीके से, क्योंकि अच्छा कॉलेज मिला है तो ठीक है चलो, अब अच्छा रैंक भी आया है, कॉलेज भी अच्छा मिला है, बच्चे का इंटरेस्ट भी है, तो भेज दिया फिर कॉलेज में। हम वहाँ पे 5 ईयर कोर्स था मेरा, BSc LLB मैंने करा, तो आगे वहाँ भी मैंने सुना है सर, जो उम्मीद थी वहाँ भी बाहर की कंपनीज आती है, इंटरव्यूज़ करती है, उसमें भी मतलब बहुत उम्मीद के मुताबिक वो सफलता नहीं मिली। वहाँ से भी मन उचटता थोड़ा सा कि यार ये भी कुछ गड़बड़ है। ऑल्दो कॉलेज में तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, मैं वन ऑफ द टॉपर्स था, मेरा CV बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छा CV बनाया था, सब डाइवर्स एरिया में मैंने अच्छा एक्सप्लोर करा था। पर जब प्लेसमेंट हुआ तो मेरे लगभग सब बैचमेट्स का प्लेसमेंट हो गया, और मेरी रैंक बैच में 2 थी, फिर भी मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वो एक बहुत बड़ा धक्का था मेरे लिए, मेरे टीचर्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो क्यों नहीं हुआ नहीं पता, बस फिर वो नहीं हुआ तो वहाँ पे छूट गया। जुडिशरी में भी जाने के लिए आपके मन में विचार था, वो क्यों नहीं हो पाया? जुडिशरी में सोचा कि जुडिशरी में आगे परस्यू करूँ, मैं जज बनूँ, बट जब मैं उसकी तैयारी शुरू करा उसमें प्रोसीजरल लॉ बहुत सारा है, बहुत ड्राई है, तो बस उसमें फिर मन नहीं हुआ। फिर सिविल सर्विस का मैं तरफ मुड़ा, सिविल सर्विस क्योंकि सोशल साइंस उसमें अच्छा खासा, सोशल स्टडीज अच्छा खासा था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उसमें इंटरेस्ट भी आया, और फिर मन बना लिया कि अब IAS ही बनना है। तो ऐसा तो नहीं कि लाइफ में कुछ तूफ़ानी करते हैं, इसमें तूफ़ानी करने लायक कुछ है नहीं, वही बैठ के पढ़ना है, कम से कम UPSC करेंगे तो कुछ अलग कर पाएंगे, ऐसा मन में तो नहीं आया? एक ऐड था वो, लाइफ में कुछ तूफ़ानी करते हैं। वो इतना ज़्यादा इंस्पायर था, बट ये था क्योंकि तूफ़ानी से ज़्यादा ये था, इंटरेस्ट मेरा सोशल सर्विस की तरफ, सोशल साइंस की तरफ ज़्यादा था, उसमें मज़ा आता था पढ़ने में। और कहीं ना कहीं मेरे को मन में ये आया कि अगर ये अच्छे से करेंगे तो क्लियर कर लेंगे, मतलब ये हम इसमें अच्छा कर लेंगे। मैंने सुना है लॉ कॉलेज में रूल्स तोड़ने के बहुत आदी थे आप, बहुत सारी घटनाएं भी हुई, एक लड़की का भी पक्ष आपने लिया, बहुत मारपीट भी हुई। तो इस सिनारियो में भी कभी जाने जाते थे वासुजन की कॉलेज आने के बाद अपने आप ये सब चीज़ों में भी आगे होने लगे? नहीं, मतलब इस चीज़ में कभी जाना नहीं गया, मैं बहुत ही मतलब स्कूल मोहल्ला या कॉलेज हो बहुत ही सीधा लड़का था। पर कुछ कुछ ऐसे घटनाएं हुई और कुछ कुछ ऐसे अतरंगी दोस्त मिले जो ये चीज़ें हुई। जैसे वो लड़की वाला जो इंसिडेंट बताए, तो मैं 3rd ईयर में था, एक लड़की थी 1st ईयर में थी, छोटी बच्ची टाइप थी, तो उसका एक फ्रेंड उसे बदतमीजी से कुछ बोल रहा था, हम 2-3 लोग खड़े थे, तब मैं उसे बोल दिया कि हाउ कैन यू से दिस, मतलब हमारी बहस हुई। वो बहस थोड़ी ज़्यादा हो गई कि गाली गलौज और लड़ाई पे आ गई। तो पहला वो लड़ाई का एक्सपीरियंस था, थोड़ा बड़ी लड़ाई हो गई कि गार्ड्स को आना पड़ा छुड़ाने के लिए। तो पापा बोले नहीं यार वहाँ तो करने क्या है, क्या लड़ने गया है कि पढ़ाई करने गया है? नहीं, क्योंकि घर में हम हॉस्टल में थे, गुजरात में थे, परिवार वाले दिल्ली में थे, ये बातें घर तक नहीं पहुँची। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने सुना है कि बाकी चीज़ें जब प्रोफेसर पढ़ाते थे तो कई बार फटाके वटाके भी दोस्त फोड़ देते थे, हम भी साथ में आ जाया करते थे। तो ये मतलब वो वासु जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सिंसियर था, मैं 12th तक की बात करूँ, अचानक थोड़ा सा परिवर्तन, ये गुजरात का परिवर्तन था, वहाँ के दोस्तों का परिवर्तन था, कि या दिल्ली से गुजरात जो लड़का गया था अचानक उसको ऐसा लगा यार मैं कुछ अलग करूँ लोगों से, ऐसा लगा था? नहीं, वैसा नहीं था। वो पटाखे वाला इंसिडेंट एक अलग स्टोरी था, बट ऐसा भी नहीं था। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, और बाकी हम सब ने फिर मिलके वो बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर उसकी माफ़ी मांग के ख़त्म कर दिए थे उसे। मैंने सुना है सर माता जी का सपना था, वो भी यूनिवर्सिटी टॉपर थी, और वो चाहती थी कि वो खुद UPSC सेलेक्ट IAS बनना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बन पाई। जब आपने ये बात रखी होगी कि मैं भी UPSC करना चाहता हूँ, तैयारी करना चाहता हूँ, क्या उनको ऐसा लगा कि यार मेरा सपना फिर से ज़िंदा हो गया? जी बिल्कुल, मतलब मम्मी का हमेशा ये था कि वो पहले वकील बनना चाहती थी, वो IAS बनना चाहती थी, दोनों ही चीज़ वो नहीं कर पाई। और जब मैं पहली बार लॉ के लिए बोला तो उनका सपोर्ट मिला, फिर जब मैं IAS के लिए बोला IAS बनना है, तब भी उनका पूरा सपोर्ट रहा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को इस जर्नी में पूरा आगे बढ़ने में परिवार का पूरा हाथ रहा, बट उनका एक विशेष योगदान रहा है। 2018 में पहला अटेम्प्ट आपने दिया, मेरे ख्याल से प्री भी क्लियर नहीं हुआ, GS में शायद कमी थी,
और उसके अलावा मैं जो देख रहा हूँ फिर आपने जॉब भी की थोड़े दिन, फिर सेकंड अटेम्प्ट भी दिया। जब हम अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते हैं नहीं होता, एक निराशा का भाव भी मन में ज़रूर आता है, और इसलिए भी आएगा क्योंकि हमने अलग अलग स्ट्रीम छोड़ के हम वहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब वो फाइनल एक अटेम्प्ट बचा था हमारे पास, तो उस समय ऐसा कुछ लगा कि कहीं कुछ चूक हो रही है तैयारी करने में, कहीं कुछ छूट रहा है जो नहीं छूटना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे मेरा पहला अटैम्प्ट था, मैं उसमें मेरा प्री नहीं हुआ। सेकेंड अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो और बाकी एग्ज़ाम्स दिए, किसी में ऐसा कुछ अच्छी मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, खूब एग्ज़ाम्स दिए। तो एक सेटबैक, डर और इनसिक्योरिटी सब हुआ। इंट्रोस्पेक्शन भी करा। मेजरली मेरे को लगा कि शायद पढ़ाई तो अपन कर रहे हैं बट पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस जो करना चाहिए, जिसे हम बोलेंगे तलवार तो अपन ने बना ली बट उसे घिसा नहीं है, तो वो प्रैक्टिस का थोड़ा कमी रहा। और फिर जब प्रैक्टिस करी तो रिजल्ट भी आया। 50 के आसपास आपने एग्ज़ाम लिखे हैं मैंने सुना है सर। इतना सारा अलग अलग वर्सटाइल टाइप का है, तो ये भी तो कैसे कंसंट्रेट करें? मतलब 50 एग्ज़ाम मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं जी, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जब मैं कॉलेज के बाद और IAS बनने तक मैंने लगभग इतने एग्ज़ाम्स लिखे होंगे। उसमें मोटा मोटा ये था, क्योंकि UPSC की जर्नी ऐसी है, इस ये एग्ज़ाम ऐसा है, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, चाहे साइंस हो, CSAT हो, GS हो, करंट अफेयर्स हो, एक बेसिक लेवल आप डेवलप कर लेते हो। और जो अदर एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ उनका बेसिक लेवल पे ही था, चाहे वो किसी स्टेट का PCS हो, चाहे बैंक का हो, तो मोटा मोटा चीज़ें हम जान लेते हैं। तो उसी की तरह उसी को यूज़ करते हुए मैंने वो एग्ज़ाम्स लिखे। मैंने कभी उनके लिए अलग से तैयारी नहीं करी, कभी उनके लिए अलग से समय नहीं दिया, बस अपनी तैयारी UPSC करता रहा और जो एग्ज़ाम्स आते रहे उनको समय समय पे देता रहा। 2018 में शायद प्री भी नहीं हुआ था, 2019 में प्री और मेंस दोनों निकला, इंटरव्यू में अटक गए। 2020 में शायद लॉकडाउन के समय की बात है, तैयारी का अच्छा समय मिल गया, शायद उस समय सब कुछ मन मुताबिक हुआ। लेकिन उसके बीच में मैंने सुना है एग्ज़ाम CAPF का एग्ज़ाम भी आपने दिया था, तो वो देने का क्या कारण? मतलब ये लग रहा था कि UPSC नहीं हो पाएगा या समय है तो दे दो, ऐसा कुछ मन में आया था कि कोई एक जॉब तो रहे कम से कम हाथ में? मेरे एक सीनियर है, उन्होंने मेरे को बहुत ही शुरुआती दिनों में मेरे को सलाह दी थी, जो कि मैं सबको बोलता भी हूँ, कि अगर आप UPSC किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं सब देते रहो। तो उसी जैसे मैं UPSC की तैयारी कर रहा था CAC की, मैंने जितनी भी एग्ज़ाम्स आए उस दौरान, और फॉर्चुनेटली मैं उसका प्री भी क्लियर करा और फिज़िकल भी मेरा क्लियर हुआ और उसमें फाइनली मेरी रैंक भी आई। तो दैट वाज जस्ट एक अचीवमेंट थी, मैंने सोचा नहीं था, वो एक बिना मेहनत किया हुआ या बिना सोचा हुआ एक परिणाम, फ़ायदा मेरे को मिला था। लेडी लक का बहुत बड़ा हाथ रहता है सर, जब आप फ्यूचर आपका बेहतर दिखता है, कुछ अच्छा होता है जीवन में, तो वो लेडी लक के तौर पर शायद मैडम ज़िंदगी में आई थी। मैंने सुना CAPF की जब तैयारी कर रहे थे आप, उनसे मुलाकात हुई, तैयारी करते करते फिर बाद में पता चला UPSC भी क्लियर हो गया और CAPF भी क्लियर हो गया था, CRPF शायद आपको मिला था। लेडी लक का बड़ा हाथ रहा इस जर्नी में, ऐसा मानते हैं? जी बिल्कुल, मतलब लेडी लक माता जी का भी और फिर अभी जो मेरी वाइफ है उनका भी। तो वाइफ से मेरी मुलाकात CAPF के एग्ज़ाम के दौरान ही हुई। हम प्रैक्टिस करने जाते थे, जो उसका फिज़िकल टेस्ट होता है उसकी, हम दोनों का फिज़िकल टेस्ट था, तो दोनों साथ में प्रैक्टिस करने जाते थे। फिर प्रैक्टिस से साथ फिज़िकल की प्रैक्टिस करते हुए हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने लगे, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने लगे, आंसर राइटिंग लिखने लगे, और तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहा। कोविड के समय में बहुतों का बहुत कुछ नुकसान हुआ, लेकिन बहुतों ने बहुत कुछ पाया। मैंने सुना है कोविड के समय ये प्यार परवान चढ़ रहा था जब घर वालों को पता चला, जबकि कोविड में कोई बाहर जाने तो मोबाइल में शायद बातचीत ज़्यादा हुई, घर वालों ने उसी समय पकड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसी दौरान मतलब घर पे पता चला, तो मेरे घर पे उस दौरान पता चल गया था कि एक लड़की है, मतलब तब वंशिका के बारे में मेरे घर वालों को पता चला। क्या बात रखी आपने? तो घर वालों को पता चला तो मैं बताया कि हाँ वो लड़की है, वो हम दोनों साथ में तैयारी कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं और अच्छी है और हमेशा पढ़ाई में अच्छी रही है, अभी साथ में पढ़ रहे हैं। ये इतना ही बताए थे, बाकी घर वाले खुद ही इतने में समझ गए थे कि क्या मतलब है इसका। 2021 जब 20 में लगभग सभी प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू शायद 2021 में ही था, रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट जब आता है तो जो एस्पिरेंट रहता है उसको पता है कि रिज़ल्ट कब आने वाला है, एक अंदाज़ मिल जाता है। मैंने सुना जब रिज़ल्ट आया आपका मोबाइल आपने साइलेंट में डाल दिया, मंदिर में जाके आप बैठ गए, किसी से कोई बातचीत नहीं की। वो 2 घंटे किसी भी इंसान के लिए कई सदियों के बराबर होते हैं, क्योंकि वो
कोई भी इंसान जो देता है वो सबसे पहले देखना चाहता है उसके रिजल्ट का हुआ क्या। लेकिन आप वो छोड़कर जहाँ आप डेली रूटीन है आपका मंदिर जाना, पहले तो ये बताइए मंदिर जाना रोज़ जाने का क्या कारण है? कुछ खास है लगाव भगवान से कि शुरू से ही मंदिर जाते हैं बचपन से? शुरू से ही मैं मंदिर जाता आ रहा हूँ। मतलब 6वीं क्लास से तो मेरे को याद है कि मैं रोज़ मंदिर जा ही रहा हूँ, और जब भी दिल्ली में होता हूँ मतलब मंदिर नहीं छोड़ता हूँ। ये ऐसा मेरा ऐसा मानना है, जब भगवान ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। यहाँ तक सिर्फ मैं IAS की बात नहीं कर रहा हूँ, जब स्कूल में था, स्कूल में जो दिक्कतें हुई, कॉलेज में जो दिक्कतें हुई, तो उन्होंने वो आगे बढ़ाए हैं। और एक श्रद्धा रही है हमेशा से, विश्वास रहा है उन पर, तो हमेशा से मंदिर रहा है। तो ये मंदिर में जब आप बैठे थे, भगवान से आपकी बातचीत चल रही थी, मैंने सुना बातचीत चल रही थी, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो पाया। माता जी शायद पहुंची थी मंदिर आपके, तो उनसे ही पता चला आपको, या उसी समय आपने रिजल्ट देखा? वो माँ जो कभी चाहती थी कि वो रिजल्ट उनका खुद का आए, उनके बेटे का आया, पहला एक्सप्रेशन क्या था उनका? तो ये कुछ ऐसा हुआ था कि जब रिजल्ट मतलब आने वाला था, पता था कब, आइडिया रहता किस दिन आएगा, तो जैसे ही पहला फ़ोन बजे किसी ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आया जिसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया तो कभी कॉल करेगा मेरे को। अच्छा। तो वो कॉल देखते ही समझ आ गया कि हाँ अब रिज़ल्ट आ गया है मतलब। तो बस मैं फ़ोन लिया, साइलेंट करा और मैं मंदिर चला गया। वहाँ पे 2 घंटा मैं आराम से बैठा, मोबाइल साइड में रखा हुआ है साइलेंट पे, पता नहीं फ़ोन आ रहा है, बज रहा है कुछ। लेकिन कैसे कंट्रोल कर पाए? क्योंकि ऐसे समय में तो दिमाग में पता नहीं कितनी सारी चीज़ें चलती, इधर हुआ नहीं हुआ, कौन सा रैंक आया, इस बार भी तो नहीं चूक गए। लेकिन वो 2 घंटे बिना मोबाइल देखे, बिना बातचीत, जबकि पता है कि रिजल्ट आना ही है आज, कैसे कंसंट्रेशन कर पाए सर? उस दौरान तो ये था कि अभी देखें 2 घंटे या बाद में देखें, कुछ फैक्ट चेंज तो होने वाला है नहीं। पहले एक बार थोड़ा अपने आप को शांत कर लेते हैं, कंपोज कर लेते हैं, जो अपनी वार्तालाप है वो पूरी कर लेते हैं। तो बस उस दौरान ये चीज़, ये उस दिन ये चीज़ दिमाग में नहीं आ रही थी कि रिजल्ट क्या है, क्या हुआ है। बस पुरानी बातें या जो बात हो रही थी, जो मन में चीज़ें आ रहे थे, जो भाव आ रहे थे, बस वो भाव आ रहे थे, और इस चीज़ से थोड़ा अलग था। और फिर उसी दौरान मम्मी अपना डेली रूटीन के हिसाब से मम्मी मंदिर आई, दर्शन कर रही थी, तब मैं रिजल्ट देखता हूँ और तब बताता हूँ। तो वैसा हुआ था, ये मंदिर में हुआ था। क्या एक्सप्रेशन रहा माता जी का पहला जब आपने बताया या उन्होंने सुना? उस समय मंदिर में आप दोनों के अलावा बहुत लोग होंगे, लेकिन आप दोनों ने क्या महसूस किया वहाँ पर? क्या थे एक्सप्रेशन माता जी के? तो पहले तो मतलब दोनों के लिए थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा न्यूज़ था ये, और अपने आप ही आंसू निकलने लगे दोनों के आंखों से। तो मम्मी ने बोला नहीं कि चलो मेरा सपना तुमने पूरा कर दिया? उस दौरान तो कुछ मतलब कुछ ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोले, बस सब भावों ही भावों में सब समझ गए क्या हुआ है। 2021 में जब फाइनली ये हो गया सर, कार्डर छत्तीसगढ़ मिल गया, मैंने सुना उसके पहले भारत भ्रमण टाइप का हो गया है, मतलब जहाँ जहाँ लोगों से जान पहचान थी, एक बार जब पद मिलता है तो सब आपके सगे हो जाते हैं, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मतलब जब भी कोई बड़े पद में आता है तो हर आदमी आपको बुलाना चाहता है, पहले भले कोई न बुलाए, लेकिन UPSC सिलेक्शन हो गया, IAS मिल गया आपको, तो भाई भोपाल भी आ जाओ, यहाँ भी आ जाओ। तो काफ़ी लंबा समय चलता रहा ये भारत भ्रमण, 3-4 महीने सुना है मैंने। हाँ, पर ये ऐसा मतलब ये कुछ इस तरह के सर जिन्होंने मेरे को वहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाने में मदद करी, मेरे कुछ दोस्त थे, भैया थे, तो उनके पास में उनको शुक्रिया अदा बोलने गया था। तो उस तरीके से मैं गया था जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में पूरी मदद करी। तो राजस्थान गया, भोपाल गया, बैंगलोर गया, तो ऐसा कुछ उन लोगों को शुक्रिया बोलने में गया था। छत्तीसगढ़ कार्डर जब मिलता है सर तो बहुत खुशी नहीं होती कई लोगों को, खासतौर से वो लोग जो छत्तीसगढ़ से बहुत दूर रहते हैं, जैसे कि आप दिल्ली में रहें, छत्तीसगढ़ मतलब उनको झीरम याद आ जाता है, छत्तीसगढ़ मतलब बीजापुर दंतेवाड़ा में जो घटनाएं होती वो उनके दिमाग में चलती है। ऐसा कुछ आपके घर वालों के मन में भी आया था यार कि कहाँ तू छत्तीसगढ़ जा रहा है? जी बिल्कुल, मतलब सेम एक्सप्रेशन मेरे घर वालों के लिए था कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सली स्टेट है, लाइफ का थ्रेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये सबके मन में रहता है। बट उसके विपरीत ये जो धारणा बनी है, गलत बनी है, उसके विपरीत ये बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ जो कार्डर है, स्पेशली फॉर IAS, इट्स अ वेरी गुड कार्डर। मतलब काम करने के लिए हो, चाहे सीनियर्स हो, चाहे वर्किंग कल्चर हो, बहुत अच्छा है। पर घर वालों, बाकी लोग जानते नहीं हैं, घर वाले समझते नहीं थे, मैं भी नहीं समझता था, तो बस ये धारणा थी नक्सली स्टेट है, बच के रहना है। CAPF के समय जो प्यार शुरू हुआ था वो फिर शादी तक पहुंचा। मैंने सुना है कि मैडम IPS हैं, IPS हुई और अगले महीने शादी हो गई। क्या शुभ नाम है मैम का, और क्या छत्तीसगढ़ कार्डर से ही IPS है मैडम? जी, मैडम का नाम अंशिका है, अंशिका जैन, वो दिल्ली से है, और अभी IPS 2023 बैच में सिलेक्शन हुआ और छत्तीसगढ़ कार्डर ही मिला है। मैंने अक्सर देखा है सर कि पति IPS रहता है तो
खोजता है कि पत्नी आईएएस मिल जाए। ये बहुत कम ये वाला मैंने देखा है कि पति आईएएस है, पत्नी आईपीएस, क्योंकि महिलाएं बहुत कम प्रेफर करती हैं आईपीएस जॉब। लेकिन आपके केस में है, क्योंकि पुलिस का जॉब बिल्कुल डिफरेंट है सर। मतलब मैं कलेक्टर्स के लिए यही कहूँगा, आईएएस के लिए भाई 10 से 5 की 6 बजे की नौकरी, उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको टेंशन वाली बात नहीं। बट पुलिस की जॉब ऐसी है कि 24/7 की बात है। ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती सर? दिक्कत अगर अभी तो क्योंकि वो छुट्टी पर हैं, अभी पुलिस प्रॉपरली ज्वाइन नहीं करा है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर दिक्कत आएगी तो उसे भी सुलझाएंगे। और इसके अलावा मैं पूछना चाह रहा था सर कि सिलेक्शन जब होता है, आपने भी लंबी समय तैयारी की, सुना मैंने कि बिना किसी कोचिंग के तैयारी आपने की। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? जी, तैयारी में 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, परस्यू इट रिलीजियसली। मतलब जो सही है, जो गलत है। हमें पता है क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। तो थोड़ा हम खुद को संभाल के चलें और 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। हम नोट्स अच्छे बनाएं, हम रिवीजन करते रहें, हम मॉक टेस्ट देते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। दैट विल हेल्प अस। और इसके साथ साथ खुद पे विश्वास रखो, अपने हार्डवर्क पे विश्वास रखो, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर भी सर जब हम ऑप्शनल का सब्जेक्ट का चयन करते हैं उसमें भी कुछ ध्यान रखना चाहिए ऐसा लगता है? ऑप्शनल ऐसा सब, क्योंकि ऑप्शनल वो सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत सारे लिस्ट में से हमें चॉइस मिल रही है। बहुत कम चॉइस हमें यूपीएससी में मिलती है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट हम चूज़ करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में जिसको हम पढ़ पाएँ उस समय में जब हम थोड़े थक गए हों, जो हमें थोड़ा अच्छा लगे, पढ़ने में मज़ा आए, और जिसका मटेरियल हमें इजीली मिल जाए। ऐसा भी सब्जेक्ट ना उठा ले जिसका मटेरियल ही नहीं मिल रहा और मज़ा आ रहा हो, तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो नारायणपुर जैसी जगह में फ़िलहाल आप पदस्थ हैं सर, जिसे अबूझमाड़ कहा जाता है। अबूझमाड़ का एक अर्थ ये होता है जिसे कोई आज तक बूझ नहीं पाया। माड़ का एरिया कहलाता है। यहाँ आज भी ऐसे कई गांव हैं, मैं तो कहूँगा अधिकतर गांव ऐसे जिसका आज तक राजस्व सर्वे तक नहीं हो पाया। सच्चाई है ये। उस इलाके में राजस्व का काम देखना चैलेंज मानते हैं? जी बिल्कुल, चैलेंज तो है, बट यही चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी खड़ा है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जहाँ पूरे भारत देश में सर्वे हो गया है, हम उस सर्वे को जो अभी तक नहीं हुआ यहाँ पे करें, और वो हम कर भी रहे हैं। हम ग्रामीणों को उनके ज़मीनी हक के बारे में बताएं और उनके हम हक के अधिकार उन्हें दिलाएं, ये हम कर भी रहे हैं। तो चैलेंज के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है काम करने की, सर्व करने की और सीखने की। क्विजिंग का भी बहुत शौक है, सुना है मैंने आपको? जी, को मतलब जब भी थोड़ा समय मिलता है, आई यूज़ टू, मेरे को पसंद है कुछ देखना, पार्टिसिपेट करना, तो मैं करता रहता हूँ। रील्स भी खूब बनाते हैं, सुना है मैंने सर? जब मैं एकेडमी में था, थोड़ा सा समय खाली था और दोस्त उस तरीके के थे फन वाले, तो हम थोड़ा बनाते थे। अब तो नहीं। हर अधिकारी का एक सपना होता है सर कि वो इस जॉब में आया तो निश्चित तौर पर जनता के लिए आया है, मतलब अधिक से अधिक लाभ जनता को मिल पाए। ये वो आदिवासी इलाका है जो आदिवासी बहुत सीधा है, बहुत सरल है। न तो उसे अपने अधिकार पता है, न ही उसे शासन की योजनाओं के बारे में पता है। मैं अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ। चैलेंज तो है ही काम करना। क्या कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को बस्तर में काम करने का? अभी तो आप अंडर ट्रेनिंग है, एसडीएम आप हैं, जब कलेक्टर भी कहीं ना कहीं के बनेंगे बस्तर, क्या आपका प्रेफरेंस रहेगा? क्या देखना चाहते हैं? क्या बदलाव बस्तर में करना चाहते हैं? बदलाव तो क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे काम कर ही रही हैं, बहुत ऐसे ऐसे एरिया में काम कर रही हैं जहाँ पे कभी हमारा पहुँच नहीं था। तो बदलाव से ज़्यादा मैं तो चाहूँगा ये जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुँचाई जाए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, राशन हो, सड़क हो। तो यही मेन बदलाव से ज़रा मैं चाहूँगा ये चीज़ वहाँ तक पहुँचे, और यही फिर बदलाव लेके आएगा जब लोगों की, जो भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता में कुछ और चलता है, जिस कारण यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू भी होता है, जिसे इंटरनल थ्रेट, इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनल थ्रेट का भी पीएम द्वारा बोला गया था। तो वो चीज़ तब बदलेगी जब हम ये चीज़ ग्राउंड पे कर पाएंगे। तो बस यही चाहते हैं, ये चीज़ अच्छे से हम ग्राउंड पे कर पाएँ, लोगों तक वो चीज़ें पहुँचा पाएँ, उनका ट्रस्ट जीत पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं अगली बार हम जब आएँ तो नारायणपुर कुछ और बदला दिखे, और जहाँ के आप कलेक्टर बने वो जिला ही बहुत अलग तरह का बदलाव लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वासु जैन साहब, 2021 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बहुत साफ तौर पर देखिए इन्होंने कहा कि आप गलत कहाँ हैं, आपके अलावा कोई जज नहीं कर सकता, और आप गलत हैं तो उसको मानिए कि आप गलत हैं। सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए, और जो आपसे गलती उस गलती को सुधारिए।
गलती पे पर्दा डालने से वो गलती छुप नहीं जाएगी। अगर आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है तो आपको करनी है, आप उसमें कोई बेईमानी नहीं कर सकते। ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भी सिलेक्शन यूपीएससी में हो सकता है। अफसरनामा के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।